आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग कंटेंट्स को देखें तो हम लोगों ने अभी तक जो है इसका सेक्शन 1 कर लिया है, सेक्शन नंबर 2 कर लिया है जो है कमेंसमेंट के साथ डील करता है, सेक्शन 3 कर लिया है, सेक्शन 4 कर लिया है, सेक्शन 5 कर लिया है, सेक्शन 5A कर लिया है और सेक्शन 5B कर लिया है। सेक्शन 6 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डील करता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साथ। इसका क्लॉज ए जो है वो कहता है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। एक इदारा बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर काम करेगा। जो इसका सब सेक्शन बी है या क्लॉज बी है सेक्शन 6 का, वो डील करता है चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से। इसका क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी अ चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चेयरमैन नैब को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली फॉर नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 4 years on such terms and condition as may be determined by the president and shall not be removed except on the grounds of removal of judge of a Supreme Court of Pakistan। जो चेयरमैन नैब होंगे उनको अपॉइंट करेंगे हमेशा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट जो है जब अपॉइंट कर रहे होंगे तो उससे पहले वो कंसल्ट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस इन नेशनल असेंबली जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। दोनों लीडरान से जो नेशनल असेंबली के होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर जो कि लीडर ऑफ द हाउस होता है नेशनल असेंबली में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो अपोजिशन पार्टी का होता है इन द नेशनल असेंबली, इन दोनों से कंसल्ट करना होगा प्रेसिडेंट को। और फिर जब वो चेयरमैन नैब को अपॉइंट कर रहे होंगे तो उनका जो टाइम पीरियड होगा सर्व करने का वो नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड होगा, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा और वो होगा 4 सालों के लिए। और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो प्रेसिडेंट खुद डिटरमाइन करेंगे कि उनको किस तरह से तनख्वाह देनी है और उनके क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे। और जब वंस द चेयरमैन नैब इज बीइंग अपॉइंटेड तो फिर उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट अगर वो वजूहत हो कि जिस वजह की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज जिसको निकाला जाता है, अगर उस तरह की कोई वजूहत हो जाए तो उस बेसिस पे चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट the present incumbent of the office of chairman NAB shall complete the period of 4 years from the date of his initial appointment। ये जो है जब नैब बना था उस वक्त जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे उनके लिए ये जो क्लॉज है ये डाला गया है, यानी कि जो चेयरमैन नैब उस वक्त काम कर रहे थे उनको अपना 4 साल का टाइम पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद जो है अगला चेयरमैन अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। क्लॉज 2 जो है कहता है 6B का क्लॉज 2 है, ये कह रहा है द चेयरमैन नैब में इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर चेयरमैन नैब को रिजाइन करना हो अपनी पोस्ट से तो वो अपने हाथ से लिख के प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे और अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, अपने हाथ का लिखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिजाइन कर सकते हैं। अब जो है जो सेक्शन 6 है उसका जो क्लॉज बी है और उसका ए है वो डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन नैब कि चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने से पहले चेयरमैन नैब की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिसकी बेसिस पे किसी शख्स को चेयरमैन नैब अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हम फर्स्ट क्लॉज देखें इसका, इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी किसी शख्स को हम लोग चेयरमैन नैब की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो या तो चीफ जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट का या कोई जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का या जो है चीफ जस्टिस रहा हो किसी भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट का। सेकंड में वो कहता है इज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इक्वल टू द रैंक ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल, या फिर कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो पाकिस्तान आर्मी का लेकिन उनका रैंक जो है लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे ना हो, तो ऐसे बंदे को भी हम लोग जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चेयरमैन नैब। और थर्ड जो क्वालिफिकेशन दी हुई है उसके मुताबिक इज अ रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 22 और इक्वलेंट। और
किसी ऐसे शख्स को भी चेयरमैन नैब अपॉइंट किया जा सकता है जो कि रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर हो और उनका रैंक जो है 22 BPS 22 हो या उसके इक्विवेलेंट हो। तो ऐसे शख्स को भी प्रेसिडेंट चेयरमैन नैब अपॉइंट कर सकते हैं। जो सेक्शन 6 है उसका जो सब सेक्शन C है वो बताता है एक्टिंग चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौन हो सकता है, किसको, अगर चेयरमैन नैब किसी इंस्टेंस में एब्सेंट हो जाए, किसी वजह से आ ना सके, तो उनकी जगह कौन दूसरा बंदा एक्टिंग चेयरमैन एक्ट कर सकता है। As and when the chairman NAB is absent or unable to perform the function of his office due to any reason whatsoever, अगर चेयरमैन NAB किसी वजह से या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर पा रहे हो और अपने ऑफिस से एब्सेंट हो, द डेप्यूटी चेयरमैन NAB विल एक्ट एज अ चेयरमैन NAB। तो उस सूरत में जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन NAB। And in case the deputy chairman NAB is absent or unable to perform the function of the office, और अगर deputy chairman भी जो है वो absent हो जाए, किसी वजह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर रहे हो, तो उस केस में any officer of the NAB duly authorized by the chairman NAB to act as chairman NAB shall act as the chairman NAB। अगर डिप्टी चेयरमैन भी जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर जो है किसी भी ऑफिसर ऑफ द नैब जिसको जो है चेयरमैन नैब ऑथराइज कर दे कि वो एक्ट कर सकता है एज अ चेयरमैन नैब, तो वो फिर एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन नैब। सेक्शन 7 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है डील करता है डेप्यूटी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसका अगर हम लोग सब क्लॉज ए अगर देखें तो वो कहता है देयर शैल बी अ डेप्यूटी चेयरमैन नैब अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नैब। डिप्टी चेयरमैन नैब जो होंगे उनको अपॉइंट करेंगे हमेशा प्रेसिडेंट, लेकिन अपॉइंट करने से पहले वो कंसल्ट करेंगे चेयरमैन नैब से। द डिप्टी चेयरमैन नैब शैल असिस्ट द चेयरमैन नैब इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एंड शैल कैरी आउट सच फंक्शंस एज मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन नैब। जो डिप्टी चेयरमैन नैब होंगे वो मदद करेंगे चेयरमैन नैब की इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, जो भी उनके काम होंगे उनके साथ उनकी हेल्प करेंगे। एंड शैल कैरी आउट सच फंक्शन एज मे बी डायरेक्टेड बाय द चेयरमैन नैब, और बाकी वो काम करेंगे जो चेयरमैन नैब उनको डायरेक्ट करेंगे करने के लिए। अब सेक्शन 7 का जो आगे सब क्लॉज ए है और उसका फर्दर एक और ए क्लॉज है, वो हमें बताता है कि व्हाट शैल बी द क्वालिफिकेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन नैब। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चेयरमैन नैब अनलेस ही, किसी भी बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकता डेप्यूटी चेयरमैन नैब जब तक कि उसकी ये क्वालिफिकेशंस ना हो। क्लॉज 1 कहता है is or has been an officer of the armed forces of Pakistan equivalent to the rank of मेजर जनरल। आर्म फोर्सेस का यानी आर्मी का कोई बंदा हो जिसका रैंक जो है मेजर जनरल से कम का ना हो, और इज और हैज बीन एन ऑफिसर, या वो रिटायर्ड हो चुका हो या सर्व कर रहा हो, तो उस बंदे को हम लोग डेप्यूटी चेयरमैन नैब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर सकते हैं। और सेकंड में जो सेकंड क्लॉज है वो कह रहा है इज और हैज बीन अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन BPS 21 और इक्वलेंट। किसी ऐसे शख्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं डिप्टी चेयरमैन नैब जो है फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो और उसका रैंक जो है BPS 21 से नीचे का ना हो, या इसकी इक्वलेंट हो मगर इससे नीचे का ना हो। जो क्लॉज बी है सेक्शन 7 का वो कहता है द डेप्यूटी चेयरमैन नैब शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 years and shall not be removed except on the ground of misconduct as defined in sub rule 4 of rule 2 of government servants efficiency and discipline rules 1973। जो डेप्यूटी चेयरमैन नैब होंगे वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे जो कि नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड के लिए, मतलब उनका पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा, और 3 साल के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। उससे पहले उनको ना निकाला जा सकता है और वो अपना ऑफिस छोड़ नहीं सकते। एंड शैल, और उनको अगर रिमूव करना हो तो वो खाली सिर्फ एक बेसिस के ऊपर हम डेप्यूटी चेयरमैन को उनके ऑफिस से हटा सकते हैं, और वो जो बेस होगी वो बेस हमें डिफाइंड है इन सब रूल 4 ऑफ रूल 2 ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973। डेप्यूटी चेयरमैन को खाली
जो ये लॉ है और रूल है, इसके मुताबिक अगर वो इसकी वायलेशन करते हैं तो इस बेसिस पे खाली डिप्टी चेयरमैन को हटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको नहीं हटाया जा सकता। अगर जो ये ऊपर क्वालिफिकेशन की बात की है, तो अगर हम आर्म फोर्सेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की हायरार्की को अगर हम लोग समझे, पहले हम लोग आर्म फोर्सेस की देख लेते हैं। आर्म फोर्सेस में जो है, जो फील्ड मार्शल होता है सबसे ऊपर पोस्ट होती है, उसके बाद जनरल होता है और लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जो चेयरमैन नैब का बताया था कि वो कोई भी ऐसा शख्स जो आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉय हो और उसका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे का ना हो, तो उसको हम लोग चेयरमैन नैब अपॉइंट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो डिप्टी चेयरमैन नैब था, उसका जो रैंक बताया था वो बताया था मेजर जनरल हो, मेजर जनरल से नीचे का नहीं होना चाहिए, तो उस बंदे को हम लोग डिप्टी चेयरमैन नैब अपॉइंट कर सकते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो फेडरल गवर्नमेंट की जो हायरार्की है वो बीपीएस 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये टॉप के दो मोस्ट सीनियर पोजीशन होती हैं। चेयरमैन नैब के लिए कोई भी ऐसा शख्स जो कि रिटायर हुआ हो बीपीएस 22 या इसके इक्वलेंट, तो उस बंदे को हम लोग चेयरमैन नैब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर सकते हैं। और डिप्टी चेयरमैन नैब जिस शख्स को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका रैंक बीपीएस 21 से नीचे का नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, वो डील करता है प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी से। सेक्शन 8 का सब सेक्शन ए का क्लॉज 1 जो है वो कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नैब may appoint any person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court as Prosecutor General Accountability। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कंसल्ट करेंगे चेयरमैन नैब के साथ और किसी भी ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी हो ताकि वो उसको बनाया जा सकता हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे बंदे को जिसकी क्वालिफिकेशन हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके, तो उस बंदे को प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी अपॉइंट किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन नैब। क्लॉज 2 जो है वो कहता है, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल होल्ड इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑन होल टाइम बेसिस एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस कंकरेंटली। जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है, जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे, मतलब नैब से अलहदा एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे और फुल टाइम उसमें काम करेंगे और कोई अलग से कोई दूसरा काम नहीं कर सकते वो। क्लॉज 3 जो है, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 3 years। जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है, उनका जो टाइम पीरियड होगा इस पोस्ट के लिए वो 3 सालों का होगा और इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा। क्लॉज 4 कहता है, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो उनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस सूरत में हटाया जा सकता है अगर उनके ऊपर कोई वायलेशन हो और उस वायलेशन की बेसिस ये हो कि जिस तरह किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जब हटाया जाता है, जो प्रोसीजर फॉलो होता है बिल्कुल वही प्रोसीजर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को हटाने के लिए भी फॉलो होगा। क्लॉज 5 कहता है, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिजाइन हिज ऑफिस। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी रिजाइन कर सकते हैं और वो अपने हाथ से लिख के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर। जो सब सेक्शन बी है सेक्शन 8 का, वो कहता है, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी शैल गिव एडवाइस टू द चेयरमैन नैब अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द चेयरमैन नैब। जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है, उनका काम ये होगा कि वो चेयरमैन नैब को एडवाइस करे लीगल मैटर्स के ऊपर और तमाम वो लीगल करेक्टर के जो ड्यूटीज होंगी उनको असाइन होगी बाय चेयरमैन नैब, वो उनको परफॉर्म करेंगे। ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस in all courts established under this ordinance and all other courts including the Supreme Court and High Court and tribunals। और जो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी होगी उनके पास सुनने का हक होगा, मतलब कि कोर्ट्स उनको ये हक देंगे कि उनको सुना जाए। तमाम कोर्ट जितने भी कोर्ट्स हैं जो इस ऑर्डिनेंस के तहत बने, यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और
अदर कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और ट्राइब्यूनल्स हो गया, तो इन सब कोर्ट्स के अंदर जो है ना प्रोसिक्यूटर जनरल को ये हक हासिल है कि उनको सुनने का मौका दिया जाएगा। सबसेक्शन सी कहता है द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन नैब में अपॉइंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस एंड टू अपॉइंट एडवोकेट्स टू इंस्टीट्यूट और डिफेंस केसेस, अपील्स, पिटीशन, एप्लीकेशन और एंड ऑल अदर मैटर्स बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस। प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो अप्रूवल लेंगे चेयरमैन नैब से, और उस अप्रूवल के बाद जो है वो किसी भी शख्स को स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स प्रोसिक्यूशन के लिए हायर कर सकते हैं और एडवोकेट्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो जो है जो नैब के केसेस हैं उनको डिफेंड कर सके, उनकी अपील्स के खिलाफ काम कर सके, पिटीशन, एप्लीकेशन एंड ऑल अदर मैटर बिफोर एनी कोर्ट जो कि पेंडिंग हो। तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है चेयरमैन नैब का अप्रूवल लेके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और एडवोकेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनको अप्रूवल लेना जरूरी है चेयरमैन नैब से। सबसेक्शन डी कहता है इन केस द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी इज एब्सेंट और अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, एनी अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द चेयरमैन नैब शैल एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी भी वजह से प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी अपनी पोस्ट पर एब्सेंट है या जो है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कोई भी दूसरा ऑफिसर नैब का जो कि लॉ ऑफिसर हो, यानी कि कानून लॉ ऑफिसर हो, मतलब जिसको कानून पे अबूर हासिल हो और उसकी जो पोस्ट हो वो लीगल अफेयर्स के अंदर हो, तो वो बंदा जब उसको चेयरमैन नैब ऑथराइज कर देंगे तो वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। Yeah.